पाकिस्तान में नया डर शुरू हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड अपने ठिकानों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को धुरंधर ढूंढ रहा है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आर्मी कैंट में ही अकेले निकलने से डरने लगा है। पाकिस्तान में पहली बार देखा जा रहा है जो सैनिक वर्दी में खड़ा है वो सुन्नी है या शिया है। पाकिस्तान में एक नई आग शुरू हो गई है, लेकिन मुनीर को दिल्ली और मुंबई ही दिखाई दे रहा है। मुनीर के खास अब्दुल ने जोश में आकर पाकिस्तानी आर्मी का प्लान बता दिया। मुनीर ने मिसाइल फोर्स का ऐलान क्यों किया था, इस पर बड़ा खुलासा पाकिस्तान से ही हुआ है। इतना पक्का है, पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान फिर से साजिश रचने लगा है। मुनीर परमाणु जंग की तरफ आगे बढ़ने लगा है। गौरी 1 मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। कराची से मुंबई की दूरी 900 किलोमीटर है। अगर कराची से मुनीर गौरी मिसाइल लॉन्च करता है तो वो मुंबई को टारगेट कर सकती है। शाहीन 1 मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। लाहौर से दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर है। अगर लाहौर से मुनीर शाहीन 1 मिसाइल लॉन्च करता है तो वो दिल्ली को टारगेट कर सकती है। यह मिसाइल कैलकुलेशन आसिम मुनीर कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, पाकिस्तानी मौलाना कर रहे हैं। आसिम मुनीर अगली मिसाइल मुंबई की तरफ लॉन्च करेगा। मुनीर मिसाइल से दिल्ली पर हमला करेगा। पाकिस्तान के टारगेट पर हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े शहर हैं। आसिम मुनीर हिंदुस्तान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यह दावा न हवा हवाई है, न किसी आम पाकिस्तानी ने किया है, बल्कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने स्टेट पॉलिसी का खुलासा किया है। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहाँ उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। अगर बहुत सूरत हाल ख़राब हुई, मुंबई न्यू दिल्ली तो कहीं नहीं गए ना जी, पास ही ये में तो है। पास में ही है। सही। इसके लिए हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत नहीं है। तुलसी साहिबा, हम यहीं से आपको मारेंगे। जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा दिखा पहले भी हम चुके कर हैं चुके हैं, तो फिर यहीं से इंशाल्लाह बिल्कुल। सारा काम हो। ईरान पर जितने बम गिर रहे हैं उतना पाकिस्तान का कलेजा कांपता है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जब मिसाइल गिरती है तो मुनीर डर जाता है। पाकिस्तान को लग रहा है ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। ईरान के बाद इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के लिए जरूर आएंगे। पाकिस्तान का ये डर तुलसी गबार्ड के बयान ने और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है अमेरिका से जिस तरह की स्टेटमेंट आई है कि उनका ख्याल है कि ऐसे मिसाइल्स पाकिस्तान बना रहा है जिससे अमेरिका को भी हिट किया जा सके, आपको लगता है पाकिस्तान ऐसा कुछ कर सकता है या ऐसे कोई मिसाइल्स बना सकता है? वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई ऐसी स्टेटमेंट आई नहीं है। हाँ, उसको डिनाई जरूर किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो हम बहुत फेवरेट हुए हुए थे सर ट्रंप के। दुनिया में पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार है और जिस देश में आतंकवादी शासन करते हैं। ये डेडली कॉम्बिनेशन कभी भी दुनिया को दहला सकता है। इसका एहसास अमेरिका को भी है। डोनाल्ड ट्रंप केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। को भी है, इजराइल को भी है, और मुनीर को लगने लगा है कि अमेरिका अब पाकिस्तान से एटम बम छीनने आएगा और इसका जवाब वो दिल्ली और मुंबई पर हमला करके देगा। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान है जहां युद्ध चल रहा है, एक तरफ ईरान है जहां पर अमेरिका और इजराइल पहुंच गए हैं, यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान आ गया है। तीसरी तरफ हिंदुस्तान है जिसको पाकिस्तान अपना जानी दुश्मन मानता है। ना हम इजराइल है कि कोई ग्रेटर इजराइल लेकर चल रहे हो, ना हम भारत है कि अखंड भारत लेकर चल रहे हो। पाकिस्तान रीजनल डेटरेंस जो अपना अजली दुश्मन है, एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग देयर एनिमी, वो इंडिया है जी। इंडिया स्पेसिफिक है पाकिस्तान इज ऑल अबाउट पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का न्यूक्लियर, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम की जो विल टू फाइट है वो दैट इज अगेंस्ट इंडिया, लेट देयर बी नो डाउट। और फिर उस विल टू फाइट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट ऑल दो जो पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन के साथ आएंगे। पाकिस्तान की हर युद्ध नीति, हर पॉलिसी, हर मिसाइल, हर हथियार को उसने सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ बनाया है और पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इसमें फंस गया है। पाकिस्तान से इजराइल की दूरी 3300 किलोमीटर है, यानी अगर पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी मिसाइल शाहीन 3 से इजराइल पर हमला करता है तो वो 2750 किलोमीटर पर ही क्रैश हो जाएगी। पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी 12400 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता नहीं है जो सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सके। पाकिस्तान जितनी भी कोशिश करेगा वो अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। ऐसे में जो पाकिस्तान अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इजराइल को रोकने के लिए भारत पर हमला करेगा, ये बात अगर कोई आम पाकिस्तानी कहता तो इसको बड़बोलापन मान भी लेते। लेकिन अब्दुल बासित सरकार का हिस्सा रह चुका है, डिप्लोमेट रह चुका है, पाकिस्तानी सेना के बेहद करीबी है। बासित का बयान बहुत बड़ा इशारा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो एक डर, खौफ और एक जो टेंशन है वो दोनों कंट्रीज में रहती है कि कहीं दोबारा से कोई क्लाइसिस ना शुरू हो जाए। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, अफगानिस्तान को आपने अपने खिलाफ कर रखा है और उसके बाद अब आप बातें कर रहे हैं कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना, यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आपका जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है। आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की सुबह भारत को हराने के ख्वाब से होती है, पाकिस्तान की शाम हिंदुस्तान की बर्बादी देखने के इंतजार में बीतती है। पाकिस्तान हर रात यही दुआ करता है, कल का सूरज हिंदुस्तान न देखे। फिल्म धुरंधर के मेजर इकबाल की सोच को
पूरा पाकिस्तान सलाम करता है। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद, मेजर इकबाल 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया और 1947 से पाकिस्तान हिंदुस्तान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान की मस्जिदों में आतंकवादी भारत को खत्म करने के नाम पर चंदा मांगते हैं और पाकिस्तानी भर भर के पैसा देते हैं। कि फिल्म क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ थी तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा इमोशन इसमें जुड़ा था कि यार हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी हमसे कितनी नफरत करता है। लेकिन आई हैव टू से आई वाज सरप्राइज्ड इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दुश्मन आपको कुछ गंदे हकायक दिखाता है, आपसे मुतल्लिक आपको आईना दिखाता है, और मेरा ख्याल है इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत ऐसा दिखाया गया। खासतौर पर जो लश्कर तैयबा वाला सीन है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक रियलिटी बेस्ड आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी आंखों से लश्कर तैयबा का जो अरूज है पाकिस्तान में देखा हुआ है। लाहौर में एक मस्जिद थी माल रोड के ऊपर लाहौर में, उसका नाम है मस्जिद शोदा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं वहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता था और जब मैं बाहर निकलता था, मैं छोटा था उस वक्त, 12-13 साल मेरी उम्र थी। ये 90s 95 96 97 की बात होगी, मैं 10-12 साल 12-13 साल का था। उस वक्त मैंने लश्कर तैयबा के जंगजुओं को मस्जिद के बाहर AK-47 को डिस्प्ले करते देखा है। वो लोग लोगों से चंदा मांगते थे, लोगों को बताते थे कि हम हिंदुस्तान में घुसेंगे और हम वहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे। मैं दहशतगर्दी मानता हूँ उस वक्त क्योंकि मासूम लोगों को मारना, हम ये समझते थे कि ये हिंदुस्तान की आर्म फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि जहाद है। पाकिस्तान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। पाकिस्तान की गद्दी पर इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठा हुआ है, जिसका एक ही सपना है, हिंदुस्तान को बर्बाद करना। वैसे ये सपना देखते हुए जिन्ना भी फना हो गए। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। मुशर्रफ दुनिया से अलविदा हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान से हजारों साल पहले से था और पाकिस्तान के बर्बाद होने के हजारों साल तक रहेगा। आज जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, उनके डीएनए में वही जहर भरा है जो ईरान और इजराइल के बीच है। ईरानी मुस्लिम यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं, वही सोच पाकिस्तानी कट्टर मुस्लिमों की हिंदुओं को लेकर है। मुनीर को लग रहा है कि इजराइल और भारत एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ रण में उतर चुके हैं। अफगानिस्तान के रास्ते इजराइल और हिंदुस्तान जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और इंडिया हो गया, ये तीनों एक ही तस्वीर के रुख हैं और इनका मकासद भी एक हैं। ये पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी दुनिया को फैलता फूलता पनपता ताकतवर नहीं देखना चाहते, ये बात तो तय है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इजरायली हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने पहुंचाए हैं वहाँ पे, लेकिन कामाकाजी ड्रोन्स पाकिस्तान में आने का मतलब है कि इजराइल और इंडिया जो हैं वो भरपूर इमदाद कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की, और उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की एक बड़ी खासियत है, जैसे ही पाकिस्तान को डर लगता है वो इस्लाम को आगे कर देता है और उसका नैरेटिव इस्लाम खतरे में है शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा खतरा आसिम मुनीर से ही है, जिसने 2 इस्लामिक मुल्कों के बीच जंग शुरू करवा दी। हमें ईरान भी पसंद है और अफगानिस्तान भी पसंद है। हमें ईरान और अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए आसिम मुनीर या किसी जर्नैल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम आज़ाद हैं अपने हित्ते में अमन लाने के लिए, हम आज़ाद हैं अपने हमसायों के साथ दोस्ती करने के लिए। हमारी तारीख मौजूद है कि हमने डॉलरों के लिए बेगानी जंगें लड़ी हैं, हम अपने हमसायों के साथ भी लड़े हैं, अब मज़ीद नहीं लड़ेंगे, न डॉलरों के लिए और न ही रियाल के लिए। पाकिस्तानी सेना पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अमेरिकी डॉलर के लिए अफगानिस्तान में खून बहा सकती है, दिनार के लिए फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर सकती है, युआन के लिए बलोचिस्तानियों का कत्लेआम कर सकती है
और अब रियाल के लिए ईरानियों को मारने के लिए तैयार है। पैसों के लिए पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी करेगी। उस वक्त भी हम किराए के कातिल थे, हमें फंडिंग होती थी 80s में। फिर वॉर ऑन टेरर में हम मुशर्रफ साहब जब 9/11 हुआ तब भी हम किराए के कातिल बने हुए थे, जब ड्रोन हमले होते थे सारे। ये अब भी यही है। अमेरिका को ना इस जंग से मिलना कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, एक सूरत है रिजीम चेंज करने की कि अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड जाएं, वो अपनी फौज भेजे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आपके ईरान के लोग तैयार के लिए भी। हाँ जी, अगर तो अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने है ना, तो सिर्फ एक जरिया है जिस मुल्क के जरिए भेज सकते हैं, और वो है पाकिस्तान। अच्छा, क्योंकि बलोचिस्तान से जो बॉर्डर है वो जाएगा। उसके अलावा अगर आप ईरान की जियोग्राफिकल सरफेस देखें, रीजन देखें, तो सारा पहाड़ों पे है। मेन जो एक रास्ता है ना, जो एक बॉर्डर के थ्रू जा सकता है, वो सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आप देखें कि उनका एक प्लान कैसा है कि अब आपने फील्ड मार्शल साहब का सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई आपने कुछ नहीं कहना, अगर खामनाई साहब शहीद हो गए वहां पे, तो अगर ये एम्बेसी पे आएंगे तो हम इनको गोलियां मार देंगे। 13 लोगों को गोलियां मार दी, कराची में भी सारा हुआ। हमारी ना मजबूरी है जी, वो एक गांव का चौधरी होता है ना, तो चौधरी ने कमियों को पाला हुआ होता है। ठीक है। अब उन कमियों में से अगर एक कमी पढ़ के बड़ा हो जाए ना, तो वो कुछ टाइम बाद अगर चौधरी को उंगली दिखाए ना, तो चौधरी तो कहेगा कि यार सारी जिंदगी साडा ही खाते रहने, हुन सानू उंगली। ठीक है, हमारा हिसाब है वो। यही बात अब अमेरिका को परेशान कर रही है। अगर पाकिस्तान की बोली किसी ने ज्यादा लगा दी, अगर किसी ने मुनीर को कोई नया ताज ऑफर कर दिया, तो पाकिस्तान इजराइल या अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। पाकिस्तान जो है अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है जो कि अमेरिका को हिट कर सकते हैं। वो समझते हैं कि ये वो मुल्क हैं जो हमारे लिए किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रशिया एडवर्सरी है, चाइना भी ऐसे ही है, नॉर्थ कोरिया भी और ईरान भी। पाकिस्तान को बीच में क्यों फिट करते हैं? मुस्लिम कंट्री है और ये कहीं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना ले जाए। लेकिन इंडिया के ICBM टेस्ट को कोई नहीं लेता। उनका जो न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, उनको कोई नहीं समझता। हमारा जो उनका ग्लोबल न्यूक्लियर फोर्स पोस्टर है, भैया उनके एयरक्राफ्ट कैरियर तो मुड़ सकते हैं, हमारे तो नहीं। की हमारे पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन हमारे जो मिसाइल भी कहते हैं, थोड़े मिसाइल भी सानू नहीं चंगे लगते। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दैट्स मर्जी है उनकी, हम उनको थोड़ा कुछ कह सकते हैं कि भाई तुसी ये क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान जितना सीधा बनने की कोशिश कर रहा है, उतना पकड़ा जाता है। पिछले साल मई में भारत से पिटने के बाद मुनीर ने मिसाइल फोर्स बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के पास 70 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिसाइल शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। एटॉमिक हमला कर सकती है। पाकिस्तान की सबसे छोटी रेंज वाली मिसाइल नस्र है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यह भी परमाणु हमला कर सकती है। इसके अलावा बाबर, गौरी, गजनवी, अब्दाली पाकिस्तान की मिसाइल पावर है। पाकिस्तान में मिसाइल का नाम उन इस्लामिक आक्रांताओं के नाम पर रखा जाता है जिन्होंने हिंदुस्तान में नरसंहार किया हो, हिंदुओं का कत्लेआम किया हो, हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया हो। अब उन्हें केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुसलमानों वाले पाकिस्तान में गजनवी गौरी के नाम पर मिसाइल बनाई जाती है। पाकिस्तान ने यह मिसाइल हिंदुस्तान के लिए ही बनाई है और इनका इस्तेमाल भी पिछले साल किया था। यह फतह मिसाइल का टुकड़ा है। पिछले साल पाकिस्तान ने दिल्ली को टारगेट करते हुए फतह मिसाइल से हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान के फतह मिशन को बीच में ही एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया था। जो बात अब्दुल बासित ने कही है वो सच है। इसका सबूत भी दुनिया देख चुकी है।
मुनीर अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। वो नई मिसाइलें तैयार कर रहा है। एक पाकिस्तान की लोकल कंपनी है, मकामी कंपनी है, जिसने स्मैश नामी जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो तैयार किया, जो सतह आब से सतह आब और ज़मीन पर मार करने वाला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। और बेसिकली ये इसकी रफ्तार जो है वो 6 माक बताई जाती है, 6 माक के करीब, और 390 किलोमीटर तक ये हदफ को निशाना बना सकता है और 384 किलोग्राम तक वॉरहेड जो है वो ले जा सकता है। लेकिन ये स्मैश मिसाइल जो है इसके 1-2 तजर्बे हो चुके हैं और वो बड़े कामयाब रहे हैं, अपने अहदाफ को बड़ी कामयाबी से इसने निशाना बनाया। तो ज़ाहिर है ये डेवलपमेंट फेज़ है, अब मज़ीद जो है वो आगे इसका दूसरा वर्जन आएगा तो उसकी ज़ाहिर है वो रेंज भी बड़ी होगी, उसका पेलोड भी ज़्यादा वो कैरी कर सकेगा और यकीनन उसकी स्पीड जो है वो उम्मीद है कि 6 मार्क से ज़्यादा होगी। लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, ये बिल्कुल हम आपको अश्योर कर रहे हैं कि इसके ऊपर काम हो रहा है। इजराइल का एक नियम है, खतरा ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही उसको खत्म कर दो। ऐसा ही कुछ अब पाकिस्तान के साथ करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान जितनी भी बड़ी मिसाइल बना ले, लेकिन उसको कहां पर रखेगा ये हिंदुस्तान को अच्छे से पता है। पाकिस्तान में मिसाइल सेंटर गुजरावाला, सरगोधा, बहावलपुर, पानो अकील, कराची में है। यहां पर पाकिस्तानी मिसाइल डिवीजन और लॉन्चर है। जिस दिन हिंदुस्तान को लगा पाकिस्तान मिसाइल हमला करने की सोच रहा है, पाकिस्तान के मिसाइल गोदामों पर वो आग लगेगी, वो हमला होगा। पाकिस्तान की मिसाइल पावर घंटों में खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम किस लायक है, ये नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में इंडियन मिसाइल ने लाइव डेमो दे दिया था। वैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, बस एक गोली काफी है। पाकिस्तान के मुरीद के शहर के बीचों बीच एक शख्स का कत्ल हो जाता है। मुरीद के हाफिज सईद का ठिकाना है। लश्कर का कमांड सेंटर यहीं पर है। इंडिया ने यहीं मिसाइल स्ट्राइक की थी। उसी मुरीदके में बिलाल आसिफ सलाफी को गोली मार दी जाती है। बिलाल आरिफ लश्कर का कमांडर था, हाफिज सईद का बड़ा करीबी था। आजकल इंडिया के खिलाफ जिहाद के लिए भर्तियां कर रहा था, लेकिन एक गोली ने बिलाल की जहन्नुम में भर्ती करवा दी। जब से भारत में धुरंधर सुपरहिट हुई है, आसिम मुनीर को हर गली हर मोहल्ले में धुरंधर नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान में पहली बार आतंकी घरों से निकलने से डरने लगे हैं। पाकिस्तान में हर कोई हर किसी को शक की निगाह से देखने लगा है। में क्या फर्क है? आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। रियलिटी में क्या था हम नहीं बताएंगे। नहीं, रियलिटी हम नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हम अपनी बुराई क्यों करें? सेकंड तो फिल्म हम अपनी बुराई क्यों करें? लेकिन वो गलत बन गई। आज देखो लियारी का माहौल आप देखो, माशाल्लाह खुशहाल है। ये माहौल देखो A to Z, आप लियारी का माहौल देखो खुशहाल है, लेकिन उस फिल्म के अंदर सारा झूठ बताया। उधर बोले भी भाई सही थे, वो गैंग मार थे भाई, वो बस। अब उनकी हिस्ट्री तो सबको पता है, बच्चे को पता है, किसको नहीं पता उनकी हिस्ट्री। क्या होता था उस टाइम पे, बताया ना थोड़ा सा। उस टाइम पे बहुत कुछ होता था भाई, 2-3 वाकयात बताए। सर काट दिए जाते थे, सर कलम कर दिए जाते थे। वो फिल्म के अंदर भी बताया कि फिल्म के अंदर भी बताया सरों से फुटबॉल खेलते थे। ये दौर था भाई उजैर भाई का, बड़ा खतरनाक दौर था। अल्लाह माफ करे भाई, हमने देखा नहीं, हमने सुना है, हम तो बहुत छोटे थे। एक तो धुरंधर मूवी इंडिया के अंदर बनी है, एक मेरा लियारी के नाम से पाकिस्तान के अंदर भी फिल्म बनी है। वो फिल्म तो चली नहीं है, किसी ने देखी भी नहीं है। वो नहीं देखी ना, इंडिया जो बना रहा था, फिर कौन नहीं देखेगा? सब देखेंगे मेरा भाई। धुरंधर पार्ट 2 आई है इस वक्त। धुरंधर पार्ट 2 ने धूम मचाई हुई है और इस वक्त सिनेमा घर बिल्कुल फुल है। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 पे? भाई ये जो फिल्म बनाई है ये तो लेकिन झूठ है, लेकिन बस उन लोगों ने पता नहीं किस तरह बनाई है, लेकिन फिल्म माशाल्लाह अच्छी आई है। आपको पता है, आप कह रहे हैं अच्छी फिल्म है, उसने पहले 24 घंटे के अंदर 250 करोड़ रुपए दुनिया के अंदर कमाए। इंडिया समेत पूरी दुनिया के अंदर 250 करोड़ इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 750 करोड़ रुपए कमाए। अगर ऐसा होता उस्ताद फिर लिंबू पाली का ठेला थोड़ी होता है लियारी के अंदर यार। तो वो जाहिर है यहाँ पे थोड़ी पैसे आएंगे, वो तो जिन्होंने बनाई है वही देंगे। अधिकतर वो उनकी फिल्म है, उन्होंने बनाई है, वही कमाएंगे। बस जिसको भी मिला है भाई लाख रुपए इधर सब गरीबों के पास भेजो, ये नींबू पानी वाले को भी दो बेचारे को।
बाकी अल्लाह खैर करेगा। लियारी की पब्लिक को पैसे मिलने चाहिए उसमें से। भाई मिलना चाहिए, जब लियारी के ऊपर वीडियो बना मिलना चाहिए ना। जो लोग पूछते हैं पिछले 11 साल में क्या बदला, पाकिस्तान में क्या बदला है, उनसे बस एक सवाल है, आखिरी बार हाफिज सईद को कब देखा था? आखिरी बार मसूद अजहर को बाहर घूमते हुए, भाषण देते हुए कब देखा था? जो आतंकी पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान को धमकाते थे, उनका अता पता अब लोगों को नहीं पता। हाफिज अंडरग्राउंड है, मसूद छिपा हुआ है। अगर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, ये पाकिस्तान देख चुका है। अब पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। मुनीर को लगा था वो हिंदुस्तान से लड़ेगा, पाकिस्तान का हीरो बन जाएगा, लेकिन मुनीर फिलहाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया है। अच्छा, इंडिया में 100 रुपए लीटर पेट्रोल, क्योंकि इंडिया ने अपना पेट्रोल रिजर्वर जो है ना वहाँ पर वो बनाया हुआ पेट्रोल लैम्प, पेट्रोल रिजर्व करने की जगह है इंडिया के पास, पाकिस्तान में नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान में 322 रुपए लीटर पेट्रोल मेरा भाई कहाँ से गरीब आदमी पूरा करेगा। और अभी तक की खबर आ रही है कि 12 बजे के बाद 400 रुपए तक जा सकता है पेट्रोल। यहाँ 4 सूबे, पाकिस्तान के 4 है, इंडिया के 56 सूबे, 56 सूबे, उसमें क्यों नहीं? यहाँ रमजान में हर चीज़ आसमान पे है, और वहाँ जाके देखो कसम खुदा की इतनी स्टेबिलिटी मिलती है, इतनी रमजान के महीने में हर चीज़ आधी कीमत में हो जाती है। हालांकि गैर मुस्लिम है, फिर भी मुसलमानों के साथ ये लोग कर रहे हैं कि हर चीज़ सस्ती हो रही है वहाँ पे रमजान के महीने में। और यही मुसलमान मुल्क तो देखो, पहले दिन देखो खरबूजा तरबूज 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, केले क्या दर्जन है 300 रुपये, 400 रुपये दर्जन है। यार ऑफ करो यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशानी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तो नवाज शरीफ को सोचना चाहिए, पंजाब का भरना भर रहा है, कराची वालों का गला काट रहा है। 300, अभी 400 में भी जाएगा पेट्रोल, 500 तक पहुंचेगा ये। वो तो मरेंगे, मगर हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? वो बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोली चल रही है। पाकिस्तान के अंदर रोटी के लिए गोली चलनी शुरू हो गई है। मुनीर का हाल इतना खराब हो चुका है, एक एक रोटी के लिए खून खराबा शुरू होने वाला है। मुनीर ने पाकिस्तान की इकॉनमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को तोड़ने वाला युद्ध खुद मुनीर ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में सुन्नी बनाम शिया विवाद शुरू हो गया है। पाकिस्तान सेना में जो शिया सैनिक हैं, उनको भी शक के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार पाकिस्तानी सेना के अंदर शिया सुन्नी हो रहा है। पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो उनके दिलों को आपने सदमा पहुंचाया, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। ईरान ने इजरायल के परमाणु अड्डे पर हमले के बाद अब अरब देशों को नई धमकी दी है। ईरान ने अरब मुल्कों की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने की बात कहकर युद्ध को और ज्यादा भड़का दिया है। ईरान ने ब्रिटेन को भी धमकी दी है। ईरान ने जेरूसलम पर भी मिसाइल दागी हैं, जो अल-अक्सा मस्जिद के पास जा गिरी हैं। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हॉर्मूज नहीं खुला तो ईरान पर बहुत बड़े हमले अमेरिका करेगा। इजरायल ने तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले पहले ही शुरू कर दिए हैं। मिडल ईस्ट के महायुद्ध में एटम चलने का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध शुरू हो गया। खौमेनी ने नेतन्याहू के परमाणु सेंटर पर मिसाइल चला दी।
नेतन्याहू ने तेहरान में खौमेनी का परमाणु रिसर्च सेंटर उड़ा दिया। इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु रिएक्टर पर बम चला दिए। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 8 घंटे का वक्त निकल चुका है। 2400 मिनट बाद महातबाही आने वाली है। महाविस्फोट होने वाला है। युद्ध में महाविनाश का सबसे खतरनाक राउंड शुरू होने वाला है। चालीस घंटे बाद ट्रंप न पुतिन की सुनेंगे न जिनपिंग की। युद्ध विराम पर बातचीत के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो ट्रंप बम ही बम चलाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हॉर्मुज का युद्ध परमाणु बम तक चल जाएगा? ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? ब्रिटेन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अरब सागर में भेज दी है। अमेरिका की ओहिया क्लास न्यूक्लियर पनडुब्बी फारस की खाड़ी में पोजीशन ले चुकी है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के परमाणु अड्डों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। इसकी शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की है। इक्कीस मार्च को ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हवाई हमला किया। खामनेई के परमाणु रिएक्टर को शनिवार को तड़के धुआं धुआं कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी का गेट और उसके आसपास की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजराइल ने नतांज में 3 इमारतों को पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया। चौबीस घंटे बाद ईरान ने भरपूर पलटवार किया। चार बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के डिमोना परमाणु अड्डे पर दाग दी। मिसाइलें हवा में ही रास्ता बदलते हुए आईं और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम रहा। नेतन्याहू का परमाणु अड्डा साउथ इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 80 से 400 परमाणु हथियारों का स्टोरेज हो सकता है। डिमोना परमाणु रिएक्टर को फ्रांस की मदद से 60 के दशक में बनाया गया था। यहां परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम का संवर्धन किया जाता है। इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर संयंत्र 36 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर 8 अंडरग्राउंड लैब हैं, 10 बड़ी इमारतें हैं। यहां करीब 2700 एटॉमिक साइंटिस्ट और टेक्नीशियन काम करते हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल का रुतबा इसलिए कायम है क्योंकि सिर्फ उसी के पास न्यूक्लियर हथियार है। इसीलिए मुस्तबा के कमांडरों ने डिमोना में अपनी सबसे एडवांस मिसाइलें चलाईं। मुस्तबा की डिमोना को तबाह करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। उनकी कोई मिसाइल नेगेव के उस जगह नहीं गिरी जहां परमाणु रिएक्टर है। ईरान की मिसाइलें परमाणु केंद्र से काफी दूर रिहायशी बस्तियों में गिरी। ये तस्वीरें साउथ इजराइल की डिमोना सिटी की हैं।
ईरानी मिसाइल अटैक में यहां अपार्टमेंट खंडहर हो गए, कोई मंजिल सही सलामत नहीं बची। ईरानी मिसाइल ने पूरे अपार्टमेंट के परखच्चे उड़ा दिए। आसपास की कई इमारतें भी मलबे का ढेर बन गईं। डिमोना सिटी के बाद नेगेव रेगिस्तान में बसे अरद सिटी पर भी ईरान की मिसाइलों ने जमकर कोहराम मचाया। अरद में 10 अपार्टमेंट तबाह हो गए, 3 अपार्टमेंट पूरी तरह से खंडहर हो गए। अरद और डेमोना में 150 लोग जख्मी हुए, 11 की हालत गंभीर है। ईरानी हमले में डेमोना की ज्यादा तबाही अरद में हुई है। अरद के जिस रिहायशी बस्ती में ईरान की मिसाइलें गिरी वहां घनी आबादी है, ज्यादातर इमारतें 5 मंजिला हैं। ईरानी हमले में कोई मंजिल ऐसी नहीं बची जहां तबाही न हुई हो। अपार्टमेंट के बीच जिस जगह पर ईरानी मिसाइल गिरी वहां कुआं जैसा गड्ढा हो गया। इससे निकले स्प्रिंकलर्स ने करीब 10 इमारतों को ध्वस्त कर दिया। अंदाजा लगाइए, अगर यह मिसाइल डेमोना की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिरती तो क्या होता। एटॉमिक रिसाव का खतरा कितना बड़ा जोखिम पैदा कर सकता था। नेगेव में इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से डेमोना सिटी 20 किलोमीटर दूर है, जहां मिसाइलें गिरी। अरद सिटी एटॉमिक रिसर्च सेंटर से 35 किलोमीटर दूर है। मतलब ईरानी मिसाइलों की एक्यूरेसी पिन पॉइंट नहीं थी। वो टारगेट से 20 से 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। जबकि ईरान के नतांज में इजरायली मिसाइलों का हमला बहुत ही सटीक और पिन पॉइंट था। हम युद्ध में हैं। ये एक ऐसा युद्ध है जिसे हम कुचलना और जीतना जारी रखना चाहेंगे। मैं यहाँ के निवासियों को मजबूत कर रहा हूँ। जाहिर है ये एक बार फिर साबित हो गया है कि जो लोग शेल्टर होम और इमरजेंसी रूम में रहते हैं वे जान बचाते हैं। हम निवासियों को मजबूत करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनका समर्थन करते हैं और जीतते हैं। हमें जीतना ही है। हमारे यहाँ शैतान के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई है। इस शैतान के सिर को हमें हराना है। हम रुकते नहीं है, हम जारी रखते हैं, जीत तक जारी रखते हैं। डिमोना पर अटैक के बाद नेतन्याहू का दिमाग घूम गया। नेतन्याहू ने कहा ईरान ने रेड लाइन पार कर दी है। ईरान ने मिडिल ईस्ट को बेहद खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। नेगेव परमाणु संयंत्र को इजरायल की सुरक्षा की इंश्योरेंस पॉलिसी माना जाता है। ईरान ने अब उसी पर हमला कर इजरायल के वजूद को चुनौती दे दी। जब जब कोई इजरायल को चैलेंज करता है तो अंजाम क्या होता है, अरब का हर एक मुस्लिम देश जानता है। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद नेतन्याहू ने अरब का दौरा किया, तबाही को अपनी आंखों से देखा। लीडर ऐसे ही होते हैं। मुस्तफा खौमेनी अब तक सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिलहाल तो इस लड़ाई में ईरान अकेले है, मुस्लिम मुल्क इजराइल के साथ हैं। ईरान पर कयामत आने वाली है क्योंकि नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि खतरे को खत्म कर कर ही दम लेंगे। As I stated earlier, we are doing. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम ईरानी लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं ताकि वो इस क्रूर इस्लामिक रिजीम से मुक्ति पा सकें। हम इस्लामिक रिजीम के बुनियादी ढांचे को हिट कर रहे हैं। हम ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें ईरान में इस्लामिक रिजीम का पतन हो जाए। हम उनके टॉर्पीडो, मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। डिमोना का बदला तेहरान दहला। ईरान में कयामत बरसी। नेतन्याहू ने अब ईरान के पूरे परमाणु प्रोग्राम को ही जड़ से खत्म करने की ठान ली है। तेहरान में एक बड़े परमाणु रिसर्च सेंटर पर इजराइल ने भारी बमबारी की। यह परमाणु रिसर्च सेंटर तेहरान स्थित मालेक अश्तर यूनिवर्सिटी में है, जहां परमाणु हथियारों के कंपोनेंट डेवलप करने पर रिसर्च हो रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी रिसर्च हो रही है। एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद ट्रंप ने भी कह दिया युद्ध खत्म करने की बातें बेपटरी हो चुकी हैं। अब युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका है। ईरान ने हद पार कर दी है। वहीं नेतन्याहू ये कहकर दुनिया के लिए साम्यवाद से बड़ा खतरा ईरान का
इस्लामिक रिजीम है संकेत दे दिया है। लड़ाई अब और खतरनाक फेज में पहुंचने वाली है। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths, the Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt, but they were targeting the holy sites of the three major monotheistic religions. इजराइल और अमेरिका ने ईरान के दमावंद प्रोविंस पर ताबड़तोड़ हमले किए। यहां मिलिट्री फैसिलिटी और इस्लामिक रिजीम से जुड़ी इमारतों को टारगेट किया गया। बमबारी के बाद दमावंद में आग के शोले उठ रहे हैं। ये तस्वीरें इस्फहान की हैं, जहां ईरान की एयरफोर्स की बची खोची ताकत पर भी इजराइल ने करारा प्रहार किया। इस्फहान के एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद बेस से धुआं उठ रहा है। अमेरिका के F-35 को मार गिराने के बाद ईरान के तमाम एयरबेस पर बहुत बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। ये डेस्फुल का एयरबेस है, जहां इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तबाही मचाई है। एयरबेस के टॉप पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया गया। डेस्फुल एयरबेस का इस्तेमाल IRGC काउंटर अटैक के लिए कर रहा था। इस हमले के बाद इसकी ताकत आधी से कम रह गई है। इस्लामिक रिजीम के लिए टेंशन की बात यह भी है, जब डेस्फुल पर अमेरिका इजराइल कयामत ढा रहे थे, तब ईरानी लोग खुशी मना रहे थे। 23 दिनों के युद्ध में अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान की मिसाइल फैसिलिटी को अटैक कर रहे हैं। नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे। बम उन ठिकानों को तबाह नहीं कर पा रहे जो जमीन के अंदर बने, जहां धड़ाधड़ मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा है और वहां से हमला भी किया जा रहा है। इजराइल ने अब पश्चिमी ईरान में एक बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर ताबड़तोड़ हमला किया है। इजराइल का दावा है कि हमला ऐसे वक्त किया गया जब IRGC के जवान बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे, जिन्हें बच निकलने का मौका नहीं मिला। 23 दिन के युद्ध में तेहरान ने सबसे ज्यादा हमला झेला। पूर्वी तेहरान का इलाका अब गाजा पट्टी जैसा दिखने लगा है, जहां की ज्यादातर रिहायशी इमारतें अमेरिका और इजराइल की बमबारी में खंडहर हो चुकी हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आता है। युद्ध का दायरा बढ़ गया है। ईरान पर अब साइप्रस के समंदर से भी हमले शुरू हो चुके हैं। समंदर की गहराई में छिपी पनडुब्बी से मिसाइलें दागने की तस्वीरें कैद की गई। ईरान ने युद्ध की शुरुआत में साइप्रस में मिसाइल अटैक किए थे। इसके बाद साइप्रस की सुरक्षा के लिए तुर्की ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था। अब उसी साइप्रस से पनडुब्बियां ईरान पर मिसाइलें बरसा रही हैं। ईरान न डर रहा है, ना ही युद्ध से कदम पीछे खींच रहा है। ईरान तो कह रहा है कि अभी तक उसने सिर्फ 2000 किलोमीटर तक तबाही मचाने वाली मिसाइलें निकाली हैं।